आज हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, भारत का संविधान जो है, ये बात सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की नहीं है। ये बात किस चीज़ की है? बात उस चीज़ की है कि भारत के संविधान के साथ और क्या बेसिक चीज़ें घटी और बढ़ी। देखिए, आप सिर्फ यहाँ पे बात ये नहीं कर रहे कि भारत का संविधान क्या है, यहाँ पर हम बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि इस भारत के संविधान में क्या व्यापक परिवर्तन हुए, कैसे चीज़ें बदली और किस तरीके से भारत का संविधान बना। अब विश्व के सारे संविधानों की अगर बात करें तो विश्व के सारे संविधानों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है। जब संविधान नहीं था तो किस चीज़ का डर था? संविधान क्या है? एक भय है, एक नियमावली है। किस चीज़ की नियमावली है? हमारे जीवन सारे की। ये हमें बारे में बताता है, ये बताता है कि हमें किस प्रकार का जीवन चलाना चाहिए, हमें किस प्रकार से अपनी चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है, उसकी नियमावली, उसके रेगुलेशंस, उसकी बेसिक चीज़ें। तो इंडियन पॉलिटी से पहले आपको समझना है संविधान क्या था, संविधान कहाँ से प्रारंभ हुआ, जो इन नोट्स में आपको बुक्स में या लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। व्हाट वी आर हैविंग टुडे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम आपके लिए जो एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत, ठीक है। एंड लक्ष्मीकांत की अगर आप बात करेंगे तो एक बहुत मोटी सी बुक है एम लक्ष्मीकांत की, और इंग्लिश की मेरे पास है, कहीं ढूंढनी पड़ेगी, मैं आपको दिखा दूंगा। तो उस लक्ष्मीकांत को आज हम पढ़ रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो लक्ष्मीकांत भी आपके लिए उसी के हिसाब से ज़रूरी होती चली जाती है। तो 7th एडिशन की आज हम लोग बात करेंगे। 7th और 8th एडिशन नया आया है, प्रोबेबली केबिन में होगी, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। तो हम लक्ष्मीकांत को स्टार्ट कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लंबे समय तक आपके एग्जाम में आने वाली चीज़ें। इसके पाठ्यक्रम कई बार पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आप परेशान ना। तो आइए इंडियन पॉलिटी के पहले चैप्टर की बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान शब्द क्या है? सबसे पहले बात आती है बच्चों, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या, और संविधान क्यों जरूरी पड़ा। पहले तो संविधान क्या है, फिर संविधान जरूरी। संविधान मतलब हर एक विधान को साथ में रखना, सारे नियम कानून, सारे छंद उपछंद, सारे देश की रीति रिवाज नीति को, कानूनी ढांचे को पहनाना। विवाह एक रीति रिवाज है, इसको कानूनी बंधन में बांधना संविधान, ठीक। हमारे अधिकार को कानूनी ढांचा देना संविधान, सरकार लोकतंत्र को कानूनी ढांचा देना संविधान, हम इस देश के नागरिक हैं, इसकी नागरिकता को कानूनी ढांचा देना संविधान। तो संविधान बना क्यों, संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब हम जाते हैं आज़ादी से पहले और अंग्रेजों के आने से भी बहुत पहले, हर जगह तो भारत में भी क्या चलता था, अर्थशास्त्र। एक कौटिल्य ने बुक लिखी है अर्थशास्त्र, उससे पहले भी कानून चल रहा था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जाइए, चौड़ी सड़कें हैं, नियमावली है, लोग एक चीज़ों हर चीज़ों को मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो हर जगह संविधान जैसे कोई ना कोई तो विधान थे। तो पहले विधान कौन चलाता था? धर्म। हम सबसे पहले किससे डरते थे? धर्म से। जैसे अगर तुम चोरी करोगे तो ऊपर वाला तो देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, तुम्हारे अंदर से अंतर्मन से गिल्ट होना चाहिए। तो जब तक राजा ने नियम नहीं बनाए थे तब तक धर्म ने नियम बना रखे थे। तो विश्व में हमेशा नियम कानून चले, पहले धर्म से नियम कानून चले, मतलब हमने धर्म को माना। जैसे अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो भगवान इसी जन्म में तुम्हें पुण्य कर्म और पाप कर्म देता है, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट, नरगी की आग में पकोगे, 72 हूरों वाला जन्नत। ये सारी कहानी क्या है? ये एक नियम है, कानून है, जिससे हम बंधे हुए थे। आज भी हम कई नियमावली धार्मिक भी मानते हैं, बट संविधान तब आया जब धर्म और राज्य को अलग किया गया, जब राजा की शक्ति बढ़ी और यहाँ धर्म आया। जब अगर अंग्रेजों में जाए तो एक चर्च आया और एक राजा आया। जब चर्च इतना ऊपर था तो इसको रेगुलेट किया गया कि भाई तुम धर्म का काम करो, तुम नियम ना बनाओ। फिर राजा से कहा अच्छा तुम बताओ, फिर राजा बनाने लगा, राजा निरंकुश हो गया तो चर्च ने कहा भाई तुम भी निरंकुश नहीं रह सकते। तो अब इन दोनों में जब क्लैश हुआ तब आया एक संविधान जिस नियम के तहत धर्म भी चलेगा, कर्म भी चलेगा, मतलब राजवंश भी चलेगा और धार्मिक कर्म भी चलेंगे। आप दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संविधान की आवश्यकता थी। जब राजा नहीं चला तो क्या हुआ? ब्रिटेन में दंगे हुए, फ्रांस में दंगे हुए। तो सबसे पहले फ्रांस लाया था राइट्स, संविधान की पहली रूपरेखा कौन लाया था? फ्रांस। फिर अमेरिका। तो
तो फ्रांस ही है जिसने संविधान को पहले जन्म दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद ये चीज़ें हमारे सामने आई। तो फ्रांस की क्रांति की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है, जहाँ पे राइट्स आए थे, पीपल्स राइट की उन्होंने बात की। फिर अमेरिका ने पीपल्स राइट की बात की। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि संविधान जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो जनता के अधिकारों को जनता के नियंत्रण में रखने का प्रयास करती है। फिर अंग्रेज ने हमारे देश पे अटैक किया, हमारे देश को जीता, हमारे देश में रहे। जब हमारे देश में कंपनी आई तो कंपनी व्यापारिक बन के आई। जब हमारे देश में कंपनी आई तो वो व्यापार करने आई थी, वो शासन करने आई थी नहीं, व्यापार करने आई। ठीक है। तो अब जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि जब ये आए तो एक व्यापारिक कंपनी बन के आई। ये क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी। जब भी कोई व्यापारिक कंपनी आएगी तो जो प्रारंभिक रेगुलेशंस होंगे, जो इनिशियल इनके रेगुलेशंस होंगे जिनसे इनको जोड़ा जाएगा, वो रेगुलेशन बिल्कुल अलग तरीके से चलेंगे। वहाँ पे क्या होगा? उन रेगुलेशंस में हम कंपनी के अधिकारों को देखेंगे। हम अभी देश की बात नहीं करें, हम क्या देखेंगे? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से काम करे, इसका अधिकार क्षेत्र कैसे नियंत्रित करें। क्योंकि सरकार ने जब इसको भेजा 1600 में, ये लगा नॉर्मल व्यापारिक कंपनी होगी, थोड़ा बहुत शासन करेगी, थोड़ा बहुत काम करेगी। पर जब इन्होंने देखा बहुत कमा रही है, वहाँ से आते हैं सब खरबपति हो जाते हैं, रिच क्लास बन जाते हैं, तो सरकार को लगा भाई इस पर तो कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना लंदन में जो इतने लोग हैं सब भारत ही भागेंगे पैसा कमाने। पहले क्या था ना, जैसे आज हम लोग क्या कहते हैं, यार अमेरिका चलते हैं, लंदन चलते हैं, दुबई चलते हैं, कुछ कमा के आएंगे। पहले ब्रिटेन में पता है लोग क्या कहते थे? 10 साल भारत चले जाएं 7 पुश्ते खाएंगे। 1600 में क्या था? 10 साल बस भारत जाने को मिल जाए, कंपनी हमको ले ले, हम ब्रिटेन से इंडिया पहुंच जाएं, इंडिया में रहें 10 साल बस, उसके बाद पूरी 7 पुश्ते आराम से बैठ के खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोचो कहाँ से कहाँ आज हम पहुँचे। लोग हमारे यहाँ आना चाहते थे नौकरी करने। तो सबको लगा, सरकार को लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ काम है, ये जितनी बार जा रहे हैं उतनी बार कुछ नया लेके आ रहे हैं, और जब बार आते हैं हमसे ज़्यादा पैसा इनके पास है, हमसे ज़्यादा वैल्यू इनकी है। इन्हें बड़ी टेंशन हो गई। तो इन्होंने कहा भाई इसको रेगुलेट कर दे। तो इन्होंने इसको रेगुलेट करने की कोशिश की। तो एवोल्यूशन हुआ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान में बदलाव आया। पहला आया था रेगुलेटिंग। रेगुलेट करना मतलब किसी को नियंत्रित करना। रेगुलेट वर्ड होता है किसी को नियंत्रण में रखना। आई विल रेगुलेट यू, मैं तुमको रेगुलेट करूँगा, मतलब नियंत्रित करूँगा। तो रेगुलेटिंग वर्ड जहाँ आता है वो आता है नियंत्रण के लिए, किसी चीज़ को कंट्रोल में रखने की कोशिश करना। तो स्टार्ट में रेगुलेटिंग आए, फिर चार्टर्स आए, फिर इंडिया एक्ट आए। 1858 से इंडियाज़ एक्ट आए, क्योंकि भारत को एक देश मान लिया ब्रिटेन ने। अभी कंपनी के लिए आ रहा है तो क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 से आया और 1858 तक पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि 1858 के बाद क्राउन आ जाएगा, फिर वहाँ से भारत के लिए नियम बनेंगे। ठीक। तो 1858 तक क्या हुआ? 1773 से लेकर 1858 तक कानून वो बनाया गया जो कंपनी को ख़त्म करे या कंपनी को नियंत्रित करे। तो उसी तरीके से भारत के संविधान की संरचना हुई। सबसे पहला फाउंडेशन आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन था कंट्रोल करने को ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर भारत। अभी तक भारत में क्या कर रहे थे कोई नहीं पूछ रहा था, पर 1773 में पहली बार ब्रिटेन की संसद ने प्रयास किया कि भारत के अंदर इस कानून को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इनके कामों को कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, क्या हम इनके कामों को जेन्युइनली समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्या इनका बेहतर रेगुलेशन कर सकते हैं। तो सबने कहा जी हाँ कर सकते हैं। तो इन्होंने इनके कामों को नियंत्रित करने के लिए पहली बार 1773 का रेगुलेशन लाए। एक्ट ने क्या किया? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। बहुत ध्यान से समझना, अभी बॉम्बे, मद्रास और बंगाल था, 3 जगह थी जहाँ पे गवर्नर बैठता था। बंगाल गवर्नर बंगाल का दिखता था, मद्रास मद्रास का दिखता था, बॉम्बे बॉम्बे का दिखता था। अब इन्होंने इसको बदल के क्या कर दिया? अब इन्होंने कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके अंडर बाकी लोग आ गए। मतलब वो गवर्नर की जगह ये सुप्रीम हो गए गवर्नर। इनके नीचे हायरार्की बन गई कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास मेरे अंदर है, मैं सुप्रीम हूँ, मैं हेड हो गया और तुम लोग मेरे नीचे आ गए। जैसे मान लो हम तीनों लोग आराम से, तुम अपनी कुर्सी पे, तुम अपनी, हम अपनी कुर्सी मौज काटते थे। फिर अचानक से मेरी कुर्सी ऊंची कर दी गई, कहा गया अब तुम दोनों कुछ भी करना है मुझसे पूछ के करोगे। तो जो मैं था मैं बन गया वॉरेन हेस्टिंग, और मेरा हेड ऑफिस कहाँ हो गया? कोलकाता। और कोलकाता में क्या? पहला इनका फोर्ट विलियम, इनका एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था फोर्ट विलियम। वहाँ से बैठे कौन? भाई साहब वॉरेन हेस्टिंग।
ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग पहले बंदे बने जिन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। फिर इनको रेगुलेट करने के लिए हमने क्या किया, एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव दी। 4 सदस्य तुम्हारे नीचे रहेंगे जो तुम्हारे साथ होंगे तुम्हारे काम में मदद के लिए। तो हमने क्या किया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स की डाली। ठीक है। अभी भी सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, मतलब अभी भी नियम कानून भारत के लिए नहीं बनते थे, सिर्फ रेगुलेशन था। तो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है, विधायी। विधायी का मतलब क्या होता है, जहाँ कानून बने। अभी लेजिस्लेशन नहीं कर रहा है गवर्नर जनरल, भारत के लिए कोई कानून नहीं बना, अभी सिर्फ नियंत्रण कर रहा है। ठीक। तो लेजिस्लेशन की बात है। इस एक्ट ने क्या किया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को क्या किया, गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया, जो मैंने बताया हायरार्की बना दी पहली बार। और क्या किया, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मामले निलंबित थे कि भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ती थी, उन्होंने कोर्ट बना दिया कि यहाँ वो मामले सुलझाओ। तो पहला सुप्रीम कोर्ट भी इसी एक्ट के थ्रू हमारे देश में आता है। 1773 में हमारे देश का पहला कोर्ट आता है। अब पहले कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि और कोई कोर्ट ही नहीं था। लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ अपील क्या है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे एक ही था, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी था। अगर मामले की अपील सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, तुम्हारे पापा के पास या तुम्हारे पापा के पास, तो घर का सुप्रीम कोर्ट कौन हुआ। और अपील ही वहीं हो सकती है, तो भी घर का सुप्रीम कोर्ट कौन हुआ। या तो हायरार्की जाए, बड़ी दीदी फिर मम्मी फिर मामा फिर जीजा, सबसे मिल के पापा पे जाए, तो लोअर कोर्ट अपर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट सब चलेंगे। अगर वो है ही नहीं, सीधे पापा है, तब क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट भी वो, लोअर कोर्ट भी वो, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी वो। तो पहला कोर्ट जो बना वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। अब इस एक्ट ने क्या क्या दिया हमें, बहुत ध्यान से सुनना। गवर्नर जनरल को पहला एडमिनिस्ट्रेटिव वॉरेन हेस्टिंग थे जो गवर्नर जनरल बन गए गवर्नर की जगह। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में इसी एक्ट के बाद इस्टेब्लिश कर दिया गया। तीसरा, प्रोहिबिट कर दिया गया कंपनी के लोगों को, ब्रिटिश इंडियन कंपनी के लोगों को घूस लेने से। इनसे क्या तुम प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। अब प्राइवेट ट्रेड क्यों रोका गया, क्योंकि अगर ये प्राइवेट ट्रेड करेंगे तो रिच बन जाएंगे। वो लोग क्यों आते थे इंडिया, कंपनी इनको सैलरी देती थी 300 रुपये 400 रुपये साल का, बस वो तब भी आते थे। क्यों, क्योंकि कंपनी की सैलरी जेब में, 20 रुपये का मसाला लिया, ब्रिटेन में जाके 2000 का बेच दिया, वो उनकी कमाई थी। तो वो कहते थे तुम 2 रुपये तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बस इंडिया ले चलो, व्यापार हम खुद कर लेंगे। करप्शन भी करते थे, तो उन्होंने कहा अब करप्शन होना बंद। अब इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे ना कंपनी की तरफ, अट्रैक्ट कम होंगे। पर बोलने से करप्शन रुका है आज तक। हमारे यहाँ तो करप्शन ब्यूरो है, आय से अधिक संपत्ति की जांच होती है, ईडी है, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है, तब भी करप्शन होता है ना। ये रुक जाते हैं, इससे नहीं रुकते। पर पहला प्रयास किया गया कि आज से करप्शन नहीं होगा। फिर आया अगला प्रयास, ये आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दूसरा कानून आया पिट्स इंडिया एक्ट। पहला 1773 में आया, उसमें रेगुलेशन के मज़ा नहीं आई भाई। सरकार ने कहा चलो एक और दंस मारते हैं 11 साल बाद। 1784 में फिर जूता उठा के मारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, आओ लो धड़ से। अब इस वाले धड़ में इन्होंने क्या किया, आओ समझते हैं। यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया रेवोल्यूशनरी ड्यूअल कंट्रोल, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 चीज़ें अलग कर दी। कहा तुम्हारा प्रशासन अलग विभाग देखेगा, तुम्हारे व्यापारिक कार्य अलग विभाग देखेगा। अब एक ही बंदा दोनों कार्य नहीं देखेगा, विभाग दोनों अलग अलग होंगे। अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है, एक ही अधिकारी, व्यापार भी एक ही अधिकारी कर रहे हैं। सर मसाला ले लें, वॉरेन हेस्टिंग का, हाँ ले लो। सर उसको गोली मारनी मार दें, हाँ मार दो। सर उसको उठाने उठा लें, हाँ उठा लो। सर चाय महंगी मिल रही है, मार दें, हाँ मार दो। सारी चीज़ वो कर रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। अब वॉरेन हेस्टिंग डिसाइड करेंगे किसको मारना है, किसको जेल में डालना है, व्यापार कोई और करेगा। 2 चीज़ें एक साथ नहीं रही, अब ना अलग हो गई। जैसे मान लो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना हो तो रिलैक्स्ड, पर मुझे पढ़ाना भी है, स्टाफ भी देखना है, लोगों को भी देखना है, सैलरी भी देनी है, पैसे भी अरेंज करने हैं, खाना भी है, फैमिली। 50 काम जब होते हैं तो क्या होता है, इंसान यहाँ से घूम जाता है, कहता है आज ही माजी सटक ली। क्यों, क्योंकि बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। बट अगर वॉरेन हेस्टिंग जैसे बंदे को एक ही टेंशन दीजिए, बाकी विभाग बना दिया जाए नीचे नीचे कि मुकुल सर ये देखेंगे, आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे, वो देखेगा, तो टेंशन खत्म हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ करने की कोशिश की गई। इन्होंने क्या किया, पावर क्रिएटेड। जैसे सेपरेशन कहाँ दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या बना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो क्या करेगा, व्यापारिक कार्य करेगा। याद रखना, वर्ल्ड भूलना नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक कार्य करेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा।
देश के अंदर जो राजनीतिक चीज़ें हो रही हैं वो कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा? राजनीतिक, मतलब किस राज्य को जीतना है, उससे क्या संधि करनी है, उससे कितना पैसा लेना है, उसको क्या देना है, उससे क्या लेना है, ये काम अब कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो चीज़ें अलग हो गई। अब युद्ध करने का अधिकार तुम्हारे पास है, बट फैसले लेने का अधिकार इनके पास है। दो चीज़ें बदल दी ना। अब देखो यहाँ क्या हुआ? ड्यूअल कंट्रोल आया। पिट्स इंडिया एक्ट ने हमें क्या दिया? ड्यूअल कंट्रोल। सेपरेट कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन हो गए कंपनी के। काउंसिल रिडक्शन, गवर्नर जनरल के पास क्योंकि अब काम कम था तो 4 से 3 मेंबर कर, 1 मेंबर घटा दिया गया। काहे फालतू सैलरी दे? जब तुम पर काम ही कम है तो 1 मेंबर घटा नहीं देंगे? पहले काम बहुत था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के काम कर रहे थे। अब हमें अलग मेंबर्स चाहिए तो तुम्हारे मेंबर्स हमने घटा के 3 कर दिए। कंपनी टेरिटरीज ऑफिशियली टर्म्ड एज ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। 1784 ने क्या किया? भारत में जो कंपनी के क्षेत्र थे उनको ब्रिटेन का अधिकार क्षेत्र बोल दिया गया। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र होता था, अब वो ब्रिटेन का हो गया, मतलब कंट्री का आधिपत्य हो गया। ये कंपनी का था, जैसे अडानी के एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में मान लो, बाद में इंडिया का है, अडानी को कंट्रोल करके गया, आज से वो इंडिया के क्षेत्र, तो अडानी खत्म ना। सेम यहाँ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके भारत में जितने पोजीशन थे उन्हें क्या बोल दिया गया? ब्रिटिश पोजीशन, ब्रिटिश साम्राज्ञी का अधिकार क्षेत्र। जो ब्रिटेन के राजा हैं उनके अधिकार क्षेत्र हो गए। गवर्नर जनरल की काउंसिल इस्टेब्लिश की गई, ठीक है, मद्रास और बॉम्बे में। गवर्नर जनरल काउंसिल और कहाँ गई? मद्रास और बॉम्बे में भी गवर्नर जनरल काउंसिल आ गए। 1773, 1784 दो हमने पढ़े, दोनों क्या थे? रेगुलेटिंग। अब वर्ल्ड बदल के हमने क्या किया? चार्टर। चार्टर मतलब ब्रॉड राइट्स टू गवर्नमेंट एंड लीस्ट राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन जाएगी, कमर्शियल विंग्स खत्म हो जाएंगे इसके। यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ क्या की इन्होंने? सबसे पहले चार्टर एक्ट ने क्राउन की सॉवरेंटी को ब्रिटिश पोजीशन पे दिखा दिया। कहा अब जो टेरिटरीज हैं तुम्हारी नहीं है, अब क्राउन की है, पर 20 साल और तुम काम शासन कर लो। उनका रेगुलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल बढ़ा दे कि 20 साल और तुम काम कर लो, चलो। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल फॉर अनदर 20 ईयर्स। ब्रिटिश का है बट मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम यहाँ शासन कर लो। अच्छा, एक मज़ेदार समझना, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर किसी चीज़ को बढ़ाते हो तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? कभी भी छीन सकते हो। जैसे इंडिया में गवर्नर जो हैं स्टेट्स के, उनका इंडेफिनिट रूलिंग टाइम है, उनका कोई टाइम नहीं है, 5 साल नहीं फिक्स है उनका, संविधान में भी नहीं लिखा। तो देखो कभी गवर्नर 2 साल में हटा दिया जाता है, कभी 6 साल 8 साल बना रहता है, जैसे आनंदीबेन पटेल 6 साल से बनी हुई है। इनडेफिनिट है तो कभी भी हटा सकते हैं, पर अगर टाइम दे दिया का 20 साल तक तुमको मौका मिलेगा, तो अब ये 1833 तक इनको हटा नहीं सकते। 1833 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी ना, क्योंकि टाइम दे दिया 20 साल का। और अगर कहते हैं इंडेफिनिट अनिश्चित काल के लिए शासन, तो कल मेरा मूड खराब हो कल भगा दूंगा। तो टाइम ना दो, अनिश्चित दो, मतलब निश्चित नहीं है कब मैं भगाऊंगा। तो यहाँ पे निश्चित कर दिया, समझदारी देखना, यहाँ पे निश्चित किया। और इन्होंने कहा ट्रेड मोनोपोली है, तुम व्यापार कर सकते हो, पर 3 चीज़ों का व्यापार तुम्हें, किसमें? चाय, अफीम और चाइना के साथ, इसका तुम्हें मोनोपोली है, मतलब ये तुम ही करोगे, बाकी सबके लिए खोल दिया। ब्रिटेन से कोई भी आके व्यापार कर सकता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार खत्म, 3 चीज़ों को छोड़ के, चाय, अफीम और चाइना के साथ व्यापार, ये वो कर सकता है। बाकी ब्रिटेन से कोई भी बंदा जाके अपनी कंपनी खोल के भारत में व्यापार करे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी रोक नहीं सकती। अब उसने क्या मौका दिया? ब्रिटेन ने मौका दिया कि ब्रिटेन का हर बंदा अमीर बन सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना वीज़ा पासपोर्ट लगाओ, शिप पे बैठो, पहुंच जाओ और जो बेचना है बेचो, सरकार इज़ विद यू। अंदर आया? अभी नौकरी करने आ रहे थे, अब व्यापारी बन के आ सकते थे, मल्टीपल कंपनीज आ सकती थी। पर चाय नहीं बेचोगे, अफीम नहीं बेचोगे और चाइना के साथ व्यापार नहीं करोगे, क्योंकि वो कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। दिस एक्ट एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट। अब इसने क्या किया? जो सरकारी विभाग की छोटी छोटी इकाइयाँ थी उनको लोगों पर कर लगाने का मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन फिक्स किया गया और कंपनी ने डिविडेंड फिक्स कर दिया। जैसे कंपनी में लोगों को पैसा लगा था तो कंपनी को हर साल 10.5% प्रॉफिट देना पड़ेगा। मतलब अगर 100 रुपये किसी के लगे तो 10.5 रुपये तुम्हें देने। डिविडेंड फिक्स, लाभांश फिक्स कर दिया, कितना तो तुम्हें मिनिमम लाभ हमें देना ही देना है, वरना भूल जाओ।
इट गेव मोर पावर्स टू द कोर्ट ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, भारत में कोर्ट्स को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट की। अब इसने क्या किया, जो यूरोप की जनसंख्या भारत में रह रही थी उसका जुरिडिक्शन दे दिया, मतलब वो न्याय के लिए कहाँ जाते थे, ब्रिटेन की स्टैब्लिश कोर्ट्स में। इससे एक लॉस क्या हुआ, भारतीय जब अपना मुद्दा लेके जाते थे उसमें पक्षपात होगा। मान लो तुम दोनों और बाकी जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो सब मेरी कोचिंग के बच्चे हैं, ठीक, तो मेरे यहाँ पढ़ते हो। अगर बाहर से कोई आया और मुझसे कहे कि सर इन दोनों ने मुझे मारा, तो मैं किसका साथ दूंगा, उसका कि तुम लोगों का? तुम लोगों का। ब्रिटेन भी तो वही करेगा, वो अपनी पब्लिक का साथ देगा। वो चीज़ इन्होंने यहाँ की, ठीक। अ लैंडमार्क प्रोविजन ग्रांटेड मिशनरीज इंडिया में। अब इन्होंने क्या किया, भारत में ईसाई मिशनरी को बुलाना स्टार्ट कर दिया इस एक्ट से। आप आइए भारत में ईसाई धर्म को फैलाइए। भारत में क्रिश्चियनिटी अब आप फैला सकते हैं, ये फ़ायदा मिला। और बिशप फॉर ब्रिटिश इंडिया हेडक्वार्टर कलकत्ता में। बिशप क्या होते हैं, जो ईसाई धर्म के हेड होते हैं, उनका एक हेडक्वार्टर कोलकाता में खोल दिया गया। ये क्या दिखा रहा है, धार्मिक रूप से ईसाई धर्म को फैलाने का अधिकार हमको प्राप्त हो गया। कंपनी ने मैंडेट किया, ठीक है, ग्रेटर रोल ऑफ एजुकेटिंग इंडिया। इसने कहा भारतीयों को पढ़ाया जाएगा। इसने 1 लाख रुपए पर्पस के लिए दिए, ठीक है, जो इंडिया के लिटरेचर और साइंस को प्रमोट करेगा। देखिए, भारत को अगर अंग्रेजों के गुलाम के रूप में देखना था तो हमें क्या चाहिए थे, इंग्लिश। संस्कृत वोंट हेल्प, अंग्रेजों को आती भी नहीं थी। जब वो समोसा नहीं बोल पाते थे, गंगा नहीं बोल पाते थे, तो क्या पढ़ते, तो उन्होंने इंग्लिश थोप दी हम पर। और लोगों को क्या दिखाया कि तुम्हारी सभ्यता बहुत पिछड़ी है, हम बहुत आगे, तो हम इंग्लिश को अडॉप्ट करने लगे। टुडे यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश। बट ये एडॉप्टेशन ने क्या किया, हमारी सोचने की और हमारी ऐतिहासिक क्षमता खत्म कर दी। अंग्रेजों को तयशुदा पढ़े लिखे बाबू यहीं से मिलने स्टार्ट हुए। अंग्रेजों ने कैसे हमारे देश की शिक्षा को ख़त्म किया, वो यहाँ से समझो। 1 लाख रुपए में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। भारत में अपने यहाँ की बनी चीज़ों को समझाया, अपने यहाँ से लाए क्या, रोमन नंबर। फिर बाद में हमें अरेबिक नंबर थे, अरब में हमसे गए, इसे हिंदुसा बोलते थे वो, अरे हमारे नंबर हम ही को पढ़ा रहे। फिर पाइथागोरस, आर्यभट्ट, पाई, ये सब हम ही ने बनाया, पर हमको दोबारा अंग्रेजों ने पढ़ाया। क्यों? बिकॉज दे यूज्ड इंग्लिश। और आज हमारी जो इंडियन एजुकेशन है, डेट इज सोली डिपेंडिंग ऑन इंग्लिश एजुकेशन। हमारे अभी भी एजुकेशन नहीं बदली, चाइना ने बदल दी, जापान ने बदल दी, हमने नहीं बदली। हम आज भी अंग्रेजों के ढर्रे पर चल रहे हैं। यही रीज़न है कि इंग्लिश में पीपीटी है। आपके सामने एग्जाम्पल है, वी आर इवन टुडे नॉट एबल टू चेंज आवर सेल्फ। हम नहीं बदल पाए अपने को, and thanks to English and Englishman, English and the English both were superior than us। ये उन्होंने हमें सिखाया, हमने मान लिया। हमने कहा सर आप सोच रहे हो, हम बेवकूफ़ बन गए। फिर आया भैया 1833 का चार्टर एक्ट। अब वहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह टाइटल हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल इंडिया के पहले कौन बनेंगे, विलियम बेंटिक। बहुत ध्यान से समझना, कैसे याद करोगे। वेस्ट बंगाल का होमवर्क, वेस्ट बंगाल का होमवर्क, वेस्ट बंगाल का होमवर्क उल्टा कर दो, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल का होमवर्क HW उल्टा कर दो, वॉरेन हेस्टिंग याद हो गए। इंडिया का वेस्ट बंगाल है ये, तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, विलियम बेंटिक। W भी याद हो गया ना, वेस्ट बंगाल, विलियम बेंटिक याद हो गया यहाँ से। और वेस्ट बंगाल का होमवर्क वॉरेन हेस्टिंग। वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का होमवर्क, और भारत का क्या है, वेस्ट बंगाल। तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे, WB, विलियम बेंटिक। HW और WB अगर याद रहा तो कभी भूलोगे नहीं, एग्जाम में आएगा तो आपको याद हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। याद हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1833 में, 1773 से चल रहा था, 1833 में बदल के क्या कर दिया, पहला विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बन गया। सेंट्रल लेजिस्लेचर बिगिन, सेंट्रल लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव पावर रिमूव फ्रॉम द बॉम्बे एंड मद्रास। अब क्या हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर, अब क्या हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेचर बिगिन हुआ, मतलब गवर्नर जनरल ही सब कुछ देखेंगे। तो सारी शक्ति कानून बनाने की किससे छीन ली गई, बंगाल और मद्रास से। बॉम्बे मद्रास सब कुछ नहीं करेगा, जो करेगा वो कौन करेगा, कोलकाता करेगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी कोलकाता। कब तक पता है? 1911 तक। वेस्ट बंगाल से ही शासन करते थे। ठीक। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ईस्ट इंडिया कंपनी सीज्ड कमर्शियल एक्टिविटीज बिकमिंग प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। अब इनको क्या क्या पूर्णतः प्रशासनिक कंपनी बना दिया। क्या भाई तुम व्यापार करना बंद करो, तुम कानून बनाओ, तुम शासन करो, यू आर अ राजा। जैसे अडानी ने मोदी से क्या कहा, सर आप व्यापार मत करिए, आप शासन करिए, व्यापार हम करेंगे। भाई इन्होंने कहा तुम मोदी बन जाओ, व्यापार कोई और करेगा। तो इनको बना दिया रूलर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? शासन। अब फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल एंट्री से हटा दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया। फंडामेंटल शिफ्ट आ गया गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में। और इसने क्या किया, इन्होंने कहा कि स्लेवरी एग्जिस्टिंग इन इंडिया डेट टाइम, इन्होंने कहा कि मिटिगेशन हो जाए, स्लेवरी नहीं रहनी चाहिए। सोशल एटीट्यूड की तरफ इन्होंने बदला। इन्होंने कहा ब्रिटिश रेजिडेंट इन कंट्री वॉज इंक्रीजिंग। तो एक्ट ने कहा कि 3 बिशप्स फ्रॉम इंडिया। अब इन्होंने कहा कि बहुत सारे अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, तो अब 3 बिशप मतलब 3 ईसाई के प्रमुख यहाँ रहेंगे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इसने क्या किया, भारत में ब्रिटेन की प्रेजेंस को बढ़ाया और सोशल रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म किया। भारत में पहला इंडियन लॉ कमीशन भी इसी टाइम पे आया, कानून बनाने का कमीशन, पहला लॉ कमीशन। इसने पहला इंडियन लॉ कमीशन भी इस्टेब्लिश किया ताकि इंडिया की लीगल हिस्ट्री देखी जाए, कौन सा कानून भारत के लिए सुटेबल है, लॉ कमीशन बताएगा। ये इन्होंने किया। इंडियाज़ लॉ को बनाना इन्होंने, पहले लॉ कमीशन के हेड कौन थे? लॉर्ड मैकाले पहले चेयरमैन थे। इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब ये जो था, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी अब बनाएगी वो उसे एक्ट्स बोलेगी। अब जो बनेंगे उन्हें एक्ट्स बोला जाएगा। चार्टर एक्ट्स, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इंडिया रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1858, फिर 1861, फिर 1909, फिर 1919, फिर 1935, फिर 1947, ये सब एक्ट्स कहलाएंगे। एनी लॉ मेड इन इंडिया हैड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ब्रिटिश पार्लियामेंट। कोई भी भारत के लिए नियम बनेगा तो कहाँ जाएगा? ब्रिटिश संसद में जाएगा पहले, वहाँ से वो पास होगा तो क्या कहलाएगा? एक्ट। पहले बिल होगा, फिर बिल पास होगा। तो जो आज हमारी कंट्री में होता है, पहले बिल होता है फिर एक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे बिल होगा, बाद में पास होकर एक्ट बन जाएगा। इंडिया लॉ कमीशन क्रिएटेड विद लॉर्ड मैकाले, पहला लॉर्ड मैकाले थे जो यहाँ के हेड बने। ठीक। इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने पूरी कमर्शियल कंपनी बना दिया। मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर घटा दी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हमने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहले बना दिया विलियम बेंटिक। पहला लॉ कमीशन लाए जिसमें लॉर्ड मैकाले कौन थे? पहले चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन। अब कोई भी एक्ट बनेगा तो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ पे एज अ बिल जाएगा, जब वो पास हो जाएगा तो उसका टाइटल क्या हो जाएगा? एक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? इजी है। अब आइए 1853 पार्लियामेंट्री फाउंडेशन, चार्टर एक्ट बढ़ा गया। एक्ट ऑफ 1853 सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसने क्या किया, सेपरेट कर दिया लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन। गवर्नर जनरल काउंसिल, लेजिस्लेटिव विंग्स थी पार्लियामेंट के मॉडल में, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती थी। अब जो गवर्नर जनरल काउंसिल है वो भारत में एक संसद की तरह काम करेगी। जैसे ब्रिटेन में संसद है, वैसे भारत में गवर्नर जनरल, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लोअर हाउस की तरह काम करेगी। गवर्नर जनरल क्या होंगे? प्राइम मिनिस्टर, और उनके नीचे बैठे लोग मिनिस्टर, जैसे मोदी और उसके मिनिस्टर्स। ऑल्दो गवर्नर जनरल को बाद में प्रेसिडेंट के बराबर दर्जा दिया गया, बट कायदे से शासन ये था कि ब्रिटिश संसद वहाँ काम कर रही है, भारत में आप हो, बट आप हो भारत के अंदर भी किसी और विभाग में। ब्रिटेन में विभाग था डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर थे। ठीक, उसके अंदर ये लोग काम करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट कर दिए गए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 सदस्य आ गए। जो केंद्रीय विधायी परिषद थी जो कानून बनाती है, उसमें 6 सदस्य कर दिए गए। और कंपनी, देखो क्या लिखा है, इनडेफिनिट रूल। वर्ड समझना, समझाया था? इनडेफिनिट रूल मतलब तुम्हारा अनिश्चित काल के लिए शासन। अब कंपनी बड़ी खुश आ रही है, पूरी जिंदगी शासन करेंगे ना भैया, कल लात मार के भगा भी देंगे। ये तुम भूल गए, 58 में भगा दिए गए ना। 53 में कहा अनिश्चित, 58 में लात मार के भगा दिए गए। तो अनिश्चित इज वेरी बैड। एक्सटेंडेड कंपनीज रूल इनडेफिनेटली अनलाइक प्रीवियस चार्टर एक्ट्स। अब इन्होंने कोई भी प्रीवियस चार्टर एक्ट की तरह कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा तुम इनडेफिनेट टाइम के लिए शासन करो, कोई चिंता नहीं होगा। कंपनी भी खुश,
सरकार भी खुश कि अब जब मन करेगा तब लात मार के भगाएंगे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, मैं तुमसे कहूँ यू कैन स्टडी इंडेफिनिट टाइम ऑफ पीरियड, अनिश्चित हो गया ना, अब मैं तुम्हें कल भी भगा सकता हूँ। ब्रिटेन ने यही गेम खेल लिया और ये समझ ही नहीं पाई ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसने क्या किया, सिविल सर्विसेज की बर्थ दी, इंडियन सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया गया सबके लिए। फिर 1853 में क्या किया गया, अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो इंडियंस भी जाके अब ब्रिटेन की सर्विसेज में आ सकते हैं भारत के अंदर। लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेटिव में 4 मेंबर्स आए प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। लोकल रिप्रेजेंटेटिव तो आए बट वो थे जो ब्रिटिश मूल के लोग थे भारत में। इसके बाद 4 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल एंड आगरा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। वहाँ के जो गवर्नर के थे वो कहते थे कि इनको रख लो, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। भारतीय नहीं थे, यहाँ रहने वाले लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लोग थे, दैट कैन बी ब्रिटिशर्स ऑल्सो। दिस एंडेड द सिस्टम ऑफ अपॉइंटीज बाय द रिकमेंडेशन एंड स्टार्टेड सिस्टम ऑफ ओपन एंड फेयर कॉम्पिटिशन। अब इसने क्या किया, गवर्नर जनरल खुद अपॉइंट नहीं करता था, लोग मेंबर भेजते थे, वो उनको अपने कमीशन में लगता था। तो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फेयर पर्सन्स आ गए। आगरा की भी बात करने वाला है, बंगाल की भी बात करने वाला है, बॉम्बे की भी बात करने वाला है, मद्रास की भी बात करने वाला है। तो हर एक जगह से रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे यूपी की बात करने के लिए यूपी के सांसद हैं ना पार्लियामेंट में, वेस्ट बंगाल के सांसद हैं ना, लद्दाख के सांसद हैं ना, वो तो बोलते हैं साहब मेरी भी तो सुन लो, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 करोड़ पीपल, तो सुनना पड़ेगा। समझ रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई। इसके बाद भाई साहब एक कांड हो गया। क्या हो गया, हम लोग जाग गए। 1856 से हमारे देश में उथल पुथल मची और 1857 में विद्रोह हो गया। 1857 का सैनिक विद्रोह, इस सैनिक विद्रोह ने देश की नींव को हिला के रख दिया। देश पूरी तरह टूट गया। अंग्रेजों को समझ में आ गया अब हमारा बोरिया बिस्तर पैक। पर भला वो मराठों का जिन्होंने हमको धोखा दे दिया, हम लोगों को, और अंग्रेज़ों का साथ दे दिया, तो हम बच गए, अंग्रेज बच गए। जब अंग्रेज बचे तो उनको ये लगा भी ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल फेंको, क्योंकि इनसे है लोगों में असंतोष। मान लो लोग तुमसे नाराज हैं, तो मैं तुम्हारी जगह कह दूं अच्छा आज से ये शासन करेंगे, पीछे से तो तुम लोग हम ही लोग कर रहे हैं बट फेस इनका कर दिया। सब कहें अरे वाह महाराज शासन करने आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, अब तो हमारे लिए ब्रिटेन जैसा अच्छा हुआ। अंग्रेजों ने एग्जैक्टली वही किया 1858 में। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पूरे शासन को ख़त्म कर दिया। कहा भाई साहब टाटा बाय बाय, यू आर नो मोर, नाउ एंटायर इंडिया विल बी रूल्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटेन में जो महारानी बैठी हैं वो मुझ पर शासन करेंगी, मेरे देश पर शासन कौन करेगा, ब्रिटेन। पढ़े लिखे लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ब्रिटेन शासन करेंगे तो ब्रिटेन की तरह में अधिकार मिलेंगे, हमें कार्य क्षेत्र मिलेगा, हमें कार्य मिलेगा, हमारी मान मर्यादा बढ़ेगी, हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी और ब्रिटेन की तरह में स्वायत्तता मिलेगी। बट वो थे मूर्ख, उनको ये पता नहीं था। कोई बात नहीं। दिस मोमेंट इस लेजिस्लेचर ट्रांसफर पावर टू ईस्ट इंडिया कंपनीज टू ब्रिटिश क्राउन। इसने क्या किया, जितने भी कानून बनाने और शासन की क्षमता थी वो किसको चली गई, रानी को चली गई। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नेंस आ गया, अंग्रेजों का शासन आ गया। अभी कंपनी का शासन था, अब अंग्रेजों का शासन आ गया। द पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ब्रिटेन में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठा है, एक IAS ऑफिसर बैठा है, विच इज़ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। वो हम पर शासन करेगा ब्रिटेन में बैठ के। मतलब उसे हमारे बारे में कुछ ना पता, बट ही इज़ रूलिंग ऑन अस। और उसी के बिहाफ पे यहाँ पे कौन होगा, जो असिस्ट करेगा काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया एक वहाँ बनी होगी जिसमें 15 मेंबर्स होंगे। ही वॉज वेस्टेड विथ कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वॉइस रॉय एज इज इट। अब जो गवर्नर जनरल था उनका टाइटल क्या कर दिया, वॉइस रॉय। अब वो उनका प्रतिनिधित्व है जो भारत में बैठा है। वहाँ पे 15 सदस्यीय एक समिति है जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठा है, भारत का निजी सचिव बैठा है, उसके नीचे 15 सदस्य हैं। वो भारत के सारे कार्यों को देख रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। मतलब पार्लियामेंट इतना बड़ा है, उसके अंदर इतना छोटा सा विभाग है, उसमें एक IAS ऑफिसर बैठा है, उसके नीचे 15 मेंबर बैठे, उनके नीचे वाइस रॉय जो इंडियन बैठे, बाकी सब ब्रिटेन में बैठे। वो हमारा भाग्य निर्माण करेंगे 1858 से। कितना बड़ा बदलाव आ गया। अभी जो भारत में बैठा वो भाग्य निर्माण कर रहे हैं,
अब ब्रिटेन में बैठा भाग्य निर्माण करेगा। और मज़ेदार बात है, वो जो ब्रिटेन में 15 लोग बैठे हैं उनकी भी सैलरी हम देंगे, और जो वाइसरॉय है उनके नीचे उनकी भी सैलरी हम देंगे, बिकॉज वी आर इंडियंस। उनकी वेतन हमको देनी है, वो कानून हमारा, नियम हमारा, गलती हमारी, हमने क्यों शासन करवाया, पैसा हम देंगे, नहीं देंगे तो हम पर कर्जा चढ़ाया जाएगा, वो भी हम भरेंगे। कितना कंफ्यूज किया मैं। अब वाइसरॉय आ गए। गवर्नर जनरल वॉज मेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग, वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक, फिर से समझ लो क्या हुआ। कंपनी रूल एंड किया गया, सबसे पहला काम। दूसरा, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठाया गया। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने? लॉर्ड स्टैनली। पहले वाइसरॉय कौन बने? अभी बताया, लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टैनली, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। वेस्ट बंगाल का होमवर्क, इंडिया का वेस्ट बंगाल। और वाइसरॉय कौन बने? अभी पढ़ाया था, लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड, ऐसे याद रखना है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हटा दिया, इंडियन सिविल सर्विसेज बढ़ा दी। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? बेंजामिन डिसरेली। इन्होंने क्राउन को डायरेक्टली रूल करने से मना किया। इन्होंने एमपीज डिसएग्री थे इस बिल से, ठीक है। एक्ट ने एंड कर दी कंट्रोवर्सी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, और भारत में सिविल सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया। अब अगला हिस्टोरिकल आएगा। देखो, पढ़े लिखे भारतीय आ गए, उन्होंने कहा हमको तो मौका दो शासन का। तो 1861 में क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन आएगा लोगों का, लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। कहा जाएगा अच्छा तुम हो शासन कर लो, कौनो बात नहीं। पढ़े लिखे लोग गुस्सा हो गए थे ना, तो उनको मनाना तो पड़ेगा। तो धीरे धीरे उनको मनाया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी पढ़े थे, ज़्यादा पढ़े थे। देखो, हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा देंगे, तुम ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। बट अगर तुमको अपने अंग्रेजी पढ़ा दी, पता है तुम क्या करोगे? ज़्यादा पढ़ लोगे। तुम रूसो पढ़ लोगे, पढ़ लोगे? नहीं पढ़ लोगे। नेपोलियन पढ़ लोगे, तुम सारे बड़े बड़े ऑथर फॉरेन के पढ़ लोगे, जिन्होंने आज़ादी, नेशन और सबकी बात की, तो तुम्हें ज्ञान ज़्यादा हो जाएगा। बेटे ने कहा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पढ़ो, तुमने 2 2 22 भी पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया, दिक्कत हो जाएगी। तो यही अंग्रेज़ों के साथ भारतीयों ने किया। इंडियन काउंसिल जो आया, उसने रिप्रेजेंटेशन दिया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को पहली बार। इंडियन पॉलिटिक्स एवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? Three Indians entered in the Legislative Council as non-official member in Viceroy Legislative and Legislative Council. अभी तक ब्रिटिश ऑफिशियल से, मैंने क्या कहा, लोकल से रिप्रेजेंटेशन लिया था, पर अंग्रेज जाते थे। अब पहली बार 3 भारतीय नॉन ऑफिशियल वर्क के लिए आए, पर पहली बार 3 भारतीयों को गवर्नर जनरल मतलब वाइसरॉय की काउंसिल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, कानून बनाना और प्रशासन देखना, दोनों में शामिल किया गया। इंडियन रिप्रेजेंटेशन हुआ, पहली बार इंडियन मेंबर्स आए। इस्टेब्लिश किया सेंट्रल प्रोविंस फॉर द ब्रॉडर, अब सेंट्रल एंड प्रोविंसेस फॉर द ब्रॉडर गवर्नेंस। अब क्या किया इन्होंने? लेजिस्लेचर को 2 भागों में बांटा, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। आज भी जैसे ना केंद्र अलग शासन करता है, राज्य अलग, तो राज्य में भी कोई बैठेगा ना शासन का, तभी तो फायदा होगा। रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। अब क्या किया? बॉम्बे मद्रास को फिर से शक्ति दे दी कानून बनाने की, जो भी छीनी थी वो वापस दे दी गई। इसके बाद अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है भाई साहब? मंत्रालय, जैसे रेलवे किसी को पकड़ा दिया, तुम रेलवे संभालो, तुम वित्त संभालो, तुम फॉरेन अफेयर संभालो, तुम गृह मंत्रालय संभालो, ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। पहली बार कब आया? 1861 में, जो आज भी हमारे यहाँ चल रहा है। रेलवे मंत्रालय किसी के पास, उद्योग मंत्रालय किसी, वो संभालते हैं ना, प्रधानमंत्री नहीं संभालते। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम है, मतलब विभागों का बंटवारा। दिस एक्ट इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? विकेंद्रीकरण हो रहा है। अब केंद्र में सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं बैठे, छोटे छोटे लोग भी नीचे शासन कर रहे हैं, और इसी ने धीरे धीरे क्या किया? फेडरल नेचर को हमारे यहाँ लाया। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसने क्या किया? भारतीयों की संख्या बढ़ा दी। 3 भारतीय गए थे अभी, इन्होंने कहा चलो और थोड़े ले लो। तो द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 रिप्रेजेंटेड अनदर स्टेप टुवर्ड्स इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इट्स एक्ट इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू अ सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन।
पहला अटेम्प्ट था कि नॉमिनेशन होगा, मतलब नामांकन किया जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, एक बैलेट बॉक्स होगा, उसमें नामांकन डाल दिए जाएंगे, जिसके नाम पर ज़्यादा लोग बोलेंगे उसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर की तरह जोड़ लेंगे। मान लो तुम दोनों ने मेरा नाम लिख दिया, ऑनलाइन वालों पर 5-6 लोगों ने मेरा नाम लिख दिया, तो मेरा तो फायदा हो गया ना, मैं मेंबर बन गया। बट तुम्हारा ही नाम सबने लिख दिया तो तुम बन जाओगे, खड़े हम सब थे। ठीक। द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इनलार्ज्ड, allowing for broader representation of different interest region, expanding reflect growing recognition of government's required input from wider cross section society। इन्होंने क्या किया, हर एक सेक्शन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे मेंबर्स जोड़ने स्टार्ट किए ताकि सोसाइटी के सारे सेगमेंट से लोगों को अपने साथ जोड़ पाएँ चीज़ों को समझाने के लिए। मोस्ट सिग्निफिकेंटली द एक्ट इनलार्जेस द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, गिविंग पावर टू डिस्कस बजट एंड एड्रेस क्वेश्चन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी, लिमिटेड था। यहाँ क्या था, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे जो इंडियंस थे वो पूछ सकते थे बजट क्यों ला रहे हो, जरूरी नहीं वो जवाब दें, बट हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क समथिंग एंड दे आर बाउंड टू रिवर्ट अस। तो पहली बार हमें ब्रिटेन से जवाब मांगने को मिला, क्वेश्चन पूछने का मौका मिला, भाई साहब ये क्यों कर रहे हो, वो उनकी मर्जी, बताए ना बताएं, पर हम पूछेंगे जरूर। ये चीज़ इन्होंने यहाँ से करनी स्टार्ट कर दी। ठीक। इसके बाद आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 से पहले हमारे देश में बहुत उथल पुथल हो चुकी थी। बंगाल डिवीज़न हो चुका था 1905 में। ब्रिटेन में बैठ के लोगों ने कहा कि ब्रिटेन हमसे चल नहीं रहा, तो बंगाल हमसे चल नहीं रहा, तो बंगाल को हम विभाजित करेंगे। इन्होंने बंगाल को कुछ भागों में विभक्त किया। ये बंगाल विभाजन बहुत बड़ा रोल बड़ा, और 1905 में बंग भंग आंदोलन चला, बंगाल डिवीज़न मूवमेंट चला, एंटी बंगाल डिवीज़न मूवमेंट चला, जिसमें अमार सोनाल बंगाल गाना चला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। इस गाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, और मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, नरमपंथी गरमपंथी दोनों कांग्रेस में थे, ये दोनों मिलकर इसके लिए लड़ रहे थे। फिर एक समय आया जब इसके बाद इन लोगों में लड़ाई हुई, और 1907 में सूरत में विभाजन हुआ कांग्रेस के अंदर, और एक्सट्रीमिस्ट को हटा दिया गया। कांग्रेस यहाँ पे कमज़ोर हो चुकी है। 1909 में कांग्रेस का कोई औचित्य है नहीं। कांग्रेस वापस आपको दिखेगी अब 1914-15 से एक्टिव, अब इनएक्टिव है। उसी टाइम पे आया 1909 का अधिनियम, काउंसिल रीनेम्ड। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोला जाने लगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। महारानी के अंडर थी तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरशिप को 16 से 60 कर दिया गया। अभी मेंबर कितने थे, 6 से 16, अब 16 से 60। पहले 6 मेंबर्स थे, 3 इंडियंस थे, फिर इंडियंस बढ़ा गया, अब टोटल मेंबर कर दिए 60 मेंबर्स हैं। बताइए, धीरे धीरे देश बढ़ रहा है ना। 60 मेंबर्स आ गए। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, जैसे मुस्लिम्स, इनको क्या दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल। अब इसका शब्द समझना, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या। मान लो सेक्टर एच आशियाना में, यहाँ पर 80 मुस्लिम रहते हैं, 20 हिंदू रहते हैं, तो इनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दे दिया जाए। इसका मतलब वहाँ से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, हिंदू कभी नहीं खड़ा होगा। वोट सब देंगे बट खड़ा मुस्लिम कैंडिडेट ही होगा जीवन पर्यंत। इट इज़ अ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब प्रॉब्लम क्या, वहाँ अल्पसंख्यक भी हैं, उनको कौन देखेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट इज गुड फॉर पर्सन हु आर रिजाइडिंग देयर, बट बैड फॉर द पर्सन जो दूसरी कम्युनिटी के। तो जहाँ जहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट दिया वहाँ पे उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग तो सेफ हैं, बाकी लोग अनसेफ हैं। जैसे आप देखिए बांग्लादेश में एक हिंदू को नग्न करके जिंदा जला दिया लोगों ने अल्लाह अकबर बोलते हुए। क्यों, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में। आप जिस एरिया में रहते हो यहाँ पे मुस्लिम दंगे नहीं होते, पता है क्यों नहीं होते। यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, मेजॉरिटीज़ में हिंदू है। इसका अपोजिट हो जाएगा तो अगर कोई इल तत्व, इलसिट तत्व हमारे यहाँ आता है तो हमारे यहाँ भी दंगे होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट जब अंग्रेज़ों ने दिया तो इन्होंने पहली चीज़ क्या कर दी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ख़त्म कर दिया। अब हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रह गई, और आज भी हमारे देश में दिखता है हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है, राजनीतिक कारणों से हो या स्वाभाविक कारणों से हो।
पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमको नहीं दिखती कहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार आया। फर्स्ट इंडियन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर पहली बार बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज आ लॉ मेंबर, कानून सदस्य बने, जो कानून बनाने में मेहनत करते। तो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर कौन बने? सत्येंद्र नाथ मिश्रा। इसके बाद कंट्रोवर्शियल लेगेसी आई सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। मुस्लिम्स ने कहा इसको बनाया गया। मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट को पहली बार डाला, जिसने जातिवाद को जन्म दिया। यहीं से पाकिस्तान की नींव पड़ गई भाई साहब। अगर इस सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं आता तो शायद कभी पाकिस्तान बनता ही। अब लोगों को क्या लगा? सेपरेट इलेक्टोरेट इज़ अ गुड थिंग। और इसी से एक और चीज़ बड़ी, खालिस्तान। सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया बाद में, तो आज भी वो अपना अलग देश मांगते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती की, अंग्रेज़ों ने गलती की, खालिस्तान, और जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया तब और बढ़ गया। बट ये सब चीज़ें क्यों हुई? और हमने गलती की। ये सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे देश के लिए एक दंश बन के उभरा, और इसी ने नेशनल आइडेंटिटी को बदला और हिंदू मुस्लिम अलग हो गए। अब इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या हुआ? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लॉ मेंबर बने वाइसरॉय काउंसिल के। एक हिस्टोरिकल ब्रेक होता, पहली बार एक इंडिया था जो इतनी हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी में पहुंचा। मोनोपोली होती थी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की, उसमें एक इंडियन का पहुंचना बहुत बड़ी चीज़ थी। सिन्हा अपॉइंटेड एज अ डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज कुड होल्ड पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चैलेंजिंग प्रिवेलिंग रेशियल प्रेजुडाइज। इन्होंने कहा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं तो भारतीयों की जाति वंश को कोई नहीं देखता, ब्रिटेन की सरकार के उच्च पद पर जा सकते हो। एज लॉ मेंबर सिन्हा ब्रॉट इंडियाज लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन टू हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस। लॉ मेंबर की तरह इन्होंने इंडिया के लीगल पर्सपेक्टिव को बहुत ऊपर तक उठाया, लोगों को समझाया भारतीय क्या चाहते हैं। दिस अपॉइंटमेंट ओपन द डोर फॉर फ्यूचर इंडियन पार्टिसिपेशन। इसने क्या दिखाया? इसने दिखाया अगर एक भारतीय जा सकता है तो हर भारतीय मेहनत करे तो उस जगह पे पहुंच सकता है। एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तब क्या थी, फिर पिट्स इंडिया एक्ट में थोड़ा बढ़ा, चार्टर एक्ट में बढ़ा, इंडियन काउंसिल एक्ट में बढ़ा, और इस समय रिप्रेजेंटेशन 60 से ऊपर चला गया। देखो ना, 15 आया, 6 आया, 1 आया, 2 आया, ऐसे करते करते बढ़ा रहे थे। यहाँ पे 60 मेंबर्स आ गए। तो ये क्या दिखाता है? बहुत अच्छा दिखाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल धीरे धीरे बढ़ी, तो 4 से 3 से 60 मेंबर्स तक ले आई। ये क्या बता रहा है? क्लियर ट्रांसपेरेंट शासन, पारदर्शी शासन देश में हो रहा है। 60 लोगों की काउंसिल बैठ के डिसीजन ले रही है। आज मोदी अकेले कानून बना दें, बिल पास ना हो तो हमें लगेगा ना मोनोपोली है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। बट हमारे यहाँ कानून बनता है, संसद बैठती है, सारे सदस्य बैठते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, तब कोई कानून हमारे यहाँ बनता है। ऐसे नहीं कि मुँह उठाए कानून बन गया, ये हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। समय लेते हैं, बहुत रेगुलेट करते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं। अब ये 3 चीज़ें थी 1999 तक हमने पढ़ा। 1773 में नो रिप्रेजेंटेशन, प्योरली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था। चार्टर में अभी भी कोई 1833 में भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार आया 53 में, याद है, जब आगरा, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल एक एक मेंबर बैठती थी, 4 आए। इसके बाद 61 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, पहला इंडियन मेंबर आया, 3 इंडियंस को डाला गया। 82 में काउंसिल एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शन आया, जो बैलेट पेपर में नॉमिनेशन किया जा रहा था। फिर 1909 में क्या हुआ? पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुआ और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक इंडियन पहुंचा। जुडिशली क्या हुआ? कोलकाता में एक हाई कोर्ट आया, लॉ कमीशन क्रिएट हुआ 1883 में, गवर्नर जनरल की पोजीशन 73 में, सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया, ब्रिटेन को हटा दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया 1833 में। पहले इनको 1813 में क्या दिया गया था? 1813 में चाय, अफीम और चाइना के साथ व्यापारिक निरंकुशता ये हटा दी, एकाधिकार यहाँ पे ख़त्म कर दी। डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, क्राउन रूल 1858 में आया, पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में आया, इंडियन सिविल सर्विसेज पहली बार 1853 में आई, मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिशन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो गया। ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडिया, जितने भारतीय थे सब IAS बन सकते थे। एंडेड अपॉइंटमेंट बाय रिकमेंडेशन, अब क्या हुआ? कोई रिकमेंड करता था गवर्नर जनरल, या मेरा भाई है इसको IAS बना दो, ये नहीं हुआ। एग्जाम दो फिर आओ। अगर तुम इस समय पैदा होते 1851 में तो शायद गवर्नर जनरल के पास जाके साहब IAS बना तो बना देता। 53 के बाद नहीं, एग्जाम दो। एंड एग्जाम वॉज वेरी टफ। आज के जैसा IAS नहीं होता था।
तुम्हारा ग्रेजुएशन ख़त्म होता था पता है कब? 16 साल में। और तुम्हारी लास्ट एज होती थी आईएएस बनने की 19 साल। और वो भी कहाँ होता था? एग्जाम ब्रिटेन में, और हैब्रिव जैसी टफेस्ट इंग्लिश के साथ होता था। रोमन, ग्रीक, इटालियन, लैटिन सारी भाषा आनी चाहिए। तो जो आज का आईएएस है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, वो आईएएस इजी है, वो बहुत टफ था। उसमें कई लोग फेल होते थे, और उसमें जो इंडियंस पास होते, सोचो कितने शार्प माइंडेड होंगे वो। 18-19 साल की एज में आईएएस क्रैक कर लेते थे बच्चे। तुम लोग कहते हो तुम लोग छोटे हो। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में क्या हुआ? मिशनरीज एक्टिविटीज़ पता है 1833 में क्या हुआ? बिशप को हमारी कंट्री में लाया गया। एजुकेशन के लिए 1 लाख लगाया गया, इंग्लिश बढ़ाई गई। चार्टर एक्ट जब आया तो स्लेवरी को ख़त्म किया गया हमारी कंट्री से। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म किया गया। धीरे धीरे ट्रेड मोनोपोली इनकी थी, बाकी ये धीरे धीरे ख़त्म की गई। कमर्शियल विंग्स की तरह कंपनी का शासन 1833 में पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। यहाँ ट्रेड मोनोपोली 3 की थी गई, यहाँ ख़त्म कर दिया गया। 1858 में क्वीन आई। फिक्स डिविडेंड कंपनी को देना पड़ा 1813 के बाद। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे क्या समझे हमने, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एरा था। ठीक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एरा, ये कंपनी रूल का एरा है। यहाँ पे कंपनी रूल खत्म हो गया, अब क्राउन रूल आ गया। ये क्राउन रूल है, अभी ये और आगे बढ़ेगा। ठीक, अब लिगेसी क्या है? अगर आपको देश को समझना है तो आपको समझना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जब लागू होता है तो हमारे देश के संविधान के निर्माण की रूपरेखाएं प्रारंभ होती। हम एक संविधान बनाने की रूपरेखा में पहुंच चुके हैं। आज हमें ये पता है संसद क्या होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है, मेंबर्स क्या होते हैं, कैसे नियम होते हैं। अंग्रेजों से तो सीखा हमने। आज जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी देन कौन है? ब्रिटेन। हमको नहीं पता था ये सब। वी वर नथिंग। हमारे अष्ट दिग्गज होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, वजीर होता था, सेनापति होता था, सचिव होते थे। ये और ये बिल्कुल अलग है। कॉन्सेप्ट ही पार्लियामेंट का बिल्कुल अलग है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब 1919 से 1947 तक पे हम जा रहे हैं, जहां से हमारा देश आज़ाद भी होगा और संविधान बनाने की नई प्रक्रिया प्रारंभ हो। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, मेंबर्स बढ़ाए, सब कुछ किया। अब 1919 का एक्ट आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। 1919 के एक्ट में सबसे पहले क्या हुआ? रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को आया था, जिसमें क्या था? किसी भी भारतीय को बिना ट्रायल के जेल में डाला जा सकता है। जैसे मुझे शक है कि तुम अराजकता फैला सकते हो, तो मैं बिना पूछे जेल में डाल देंगे, कोर्ट में भी नहीं ले जाएंगे। गलत है। इसने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया पूरे इंडिया में, सत्याग्रह कैंपेन चल रहा था। इसमें ब्रिटेन को बहुत कुछ करना था। उसी टाइम पे पंजाब में तेज बहादुर किचलू और सत्येंद्र नाथ मिश्रा, ये दोनों वॉइस सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जहाँ पे कांग्रेस का सेशन होना था। इन दोनों को बिना पूछे जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जब ये जेल में जाते हैं तो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग जाते हैं। जलियांवाला बाग एक पूरा बाग है जिसमें सिर्फ एक एंट्री है और चारों तरफ से वो पूरा बाग पैक्ड है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं चारों तरफ, आज भी हैं। कभी जलियांवाला बाग अमृतसर जाइएगा तो आपको फील होगा। चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, बीच में सिर्फ एक रास्ता है जहाँ से गोलियाँ चलाई गई। उस टाइम पे बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे मिशेल ओ डायर। कौन थे? मिशेल ओ डायर, जिनको ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। और जिन्होंने गोली चलाई थी वो थे जनरल डायर। डायर नहीं मारे गए थे, मिशेल ओ डायर को गोली मारी थी ऊधम सिंह ने ब्रिटेन में, क्योंकि जो गवर्नर थे वही तो आदेश देते। तो जनरल डायर को कहा गया जाके जलियांवाला बाग में लोगों को शांत करो। भाई साहब गए। भाई साहब ने एम्यूनेशन के साथ बंदूकें सामने खोल दी, वार्निंग नहीं दी किसी को। निहत्ते बच्चे मेले में खेल रहे थे, इन्होंने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और 20 मिनट लगातार राउंड चलाई। तकरीबन 6-7 हज़ार गोली चला दी। ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार लोग मारे गए, हज़ारों लोग घायल हुए। उस पूरे के पूरे जलियांवाला बाग में सिर्फ खून ही खून था। छोटे बच्चे, पैदा बच्चे, नवजात शिशु, महिला, बुजुर्ग, सबको मार डाला और सब निहत्ते थे। इसने हमारे देश में एक नई हिंसा जैसी नीतियों के कारण बहुत बड़ा विद्रोह सामने रख दिया। ठीक है, इस मास्किया ने क्या किया? भारत को पूरी तरह बदल दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, बाई कैमरलिज्म स्ट्रक्चर आया, अब 2 चैम्बर लेजिस्लेचर आया।
अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 मिलियन वेल्थी इंडियंस जो थे, अब पहली बार क्या हुआ, जो 5 मिलियन मतलब 50 लाख धनाढ्य भारतीय थे, उनको ब्रिटेन संसद के लिए वोट देने का अधिकार मिला। सबको नहीं मिला, सिर्फ 50 लाख लोगों को मिला। 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी में से 50 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार दिया इन्होंने। और बाय कंपैरिजन द्विसंसदीय प्रणाली आ गई, जो आज भी हमारे यहाँ चलती है, लोकसभा राज्यसभा। तो द्विसंसदीय प्रणाली का यहाँ पर काम प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश कंट्रोल रिटेन, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने फुल कंट्रोल रखा अपना फाइनेंस, लॉ और फॉरेन अफेयर्स। इन्होंने कहा व्यय जो हमारा वित्त है, इसके साथ जो हमारा कानून बनाने का अधिकार है और विदेशों के साथ अधिकार है हम अपने पास रखेंगे, बाकी सब लोकल को दे दिया। नेशनलिस्ट डिसकंटेंट, रिफॉर्म डीम्ड होली इनसफिशिएंट बाय इंडियन लीडर्स। इंडियन लीडर्स ने कहा जो तुमने मुझे कानूनी सुधार दिए हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगे। कानून जैसे तुमसे कहा तुम विकास करना देश का, डेवलपमेंट ऑन यू, और पैसा तुमने अपनी कुंडली मार के बैठे हो, हम ना हटेंगे तो पैसा निकाले कैसे तुम्हारे पीछे से? हमको स्कूल में बिल्डिंग बनानी है और वो बैठे हैं आई वॉन्ट गिव यू मनी, तो तुम कहा जेब से लाओगे, अपने काहे लगाओगे? नेता बन के भी क्या कर लोगे? अब तुम सांसद बने, तुमने कहा अम्मा पंचमुखी महल बना तो रे लिए, अब बढ़िया सांसद बन गए, अम्मा इंतजार करी 5 साल, हमारी बेटी आई पंचमुखी महल बनाई, अब मोदी पलथी मार के बैठ जाए खजाने में, कहे को लेके दिखाए। देश का विकास हो नहीं रहा, पंचमुखी महल कहाँ से बनेगा? तो ये हो रहा था। तो अंग्रेजों से हमने कहा भाई साहब फाइनेंस भी तुम्हारा, नियम भी तुम ही बनाओगे और विदेशी मामले भी तुम ही देखोगे, तुम क्या झाड़ू पोछा लगाने आए तुम्हारे? तो इनको ये अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे ब्रिटेन ने ये कहा कि इस एक्ट को 10 साल चलने दीजिए, 10 साल आप इसको ऑब्जर्व करिए। जब आप इसको हम ऑब्जर्व करेंगे 10 साल के बाद हम एक कमीशन बनाएंगे जो आपको बेहतर और अधिकार देने का प्रयास करेगा, और उस कानून की रिपोर्ट के आधार पर हम आपको और अधिकार देंगे, पर 10 साल हम आपको कोई और अधिकार नहीं देंगे। तो लोगों ने कहा ठीक ये भी मान लेते हैं, शांत नहीं थे बट फिर भी चला नेशन वाइड, ठीक है। इसके बाद जब ये कानून आ गया और जलियांवाला बाग स्क्वायर हो गया, तो गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा हमें स्वशासन चाहिए, मतलब हम खुद शासन करें। ये इन्होंने चलाया 1922 तक, बाद में खुद ही हटा दिया क्योंकि चौरी चौरा में कास हुआ था, है ना, आग लग गई थी, लोगों ने पुलिस को जिंदा जला दिया। तो इतिहास का भाग है, इतिहास में पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे। 1922 में 6 अप्रैल को ये इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। अप्रैल में जब इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं तो लोगों में असंतोष व्याप्त हो जाता है कि अरे गांधी जी हम तो जीत सकते थे, अंग्रेज़ों को भगा सकते थे, अपने कानून वापस ले लें, इनको जेल डाल दिया जाता। यहाँ से चीज़ें थोड़ी बदलती दिखती हैं, ठीक। इसके बाद एक कहानी होती है जो इसमें नहीं दी गई, यहाँ से समझो। 1935 के एक्ट को आने से पहले एक बहुत बड़ी चीज़ क्या हुई, जैसे मैंने कहा था 1919 में कहा गया था 10 साल बाद हम एक आयोग बनाएंगे जो ये डिसाइड करेगा भारत शासन करने लायक है कि नहीं। और तो सरकार गिरने वाली थी ब्रिटेन में, तो उन्होंने 1929 का वेट ना करके 1927 में कमीशन बनाया जिसको बोला गया सर साइमन कमीशन, सुना होगा। ये सर साइमन कमीशन बनाया गया जिसको ये कहा गया कि तुम भारत में जाके देखो भारतीय शासन करने लायक हैं कि नहीं। अब प्रॉब्लम क्या थी, उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटेन से कोट पैंट पहन के आते, वो डिसाइड करते इंडिया कैन रूल और नॉट। मुझे तुम्हारे घर में बदलाव करना है और मैं तुम्हारे घर के किसी मेंबर से ना पूछूं, मैं जाऊं ये बाथरूम ऊपर कर दो और बच्चे ऐसे टेढ़े होके जाएंगे, और ये किचन आसमान में कर दो, नीचे कोई किचन नहीं रहेगा, नीचे एक बड़ा सा बेडरूम बनाओ और कार पार्किंग बनाओ, कार है ये नहीं हमारे, हम सब उल्टा सीधा करके चलेगा। तो तुम लोग गुस्सा आएगी कि प्यार आएगा? गुस्सा आएगी। तो हम लोगों ने कहा भाई साहब एक इंडियन रख लो, वो बता देगा हम शासन करने लायक हैं कि नहीं, पढ़ा लिखा ही रख लो। उन्होंने कहा ना। तो साइमन कमीशन का विद्रोह हुआ हमारे, साइमन गो बैक, बहुत सारे नारे लगे 1927 से 29 तक। सर साइमन आए, पूरे भारत घूमे, अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। जाते जाते सर साइमन कमीशन गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा तुम लोग बड़ा कानून कानून चिल्लाते हो, तुम्हारे घर में एक ऐसा नेता खड़ा कर दो जो पूरा भारत का संविधान बना दे और सारी पार्टी सर्वमत से उसे एक्सेप्ट कर ले। कांग्रेस ने कहा कर देंगे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू को कहा जाओ बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। मोतीलाल नेहरू ने 1 साल में नेहरू रिपोर्ट बना दी, सबने एक्सेप्ट कर लिया। जिन्ना उंगली कर गए, जिन्ना कह रहे हमारे 14 कानून है, ये 14 नियम मान लो, तुम्हारा मान लें, बस वहीं पे फंस गए। फिर नेहरू रिपोर्ट नहीं मानी गई। जिन्ना हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, इस टाइम पे भी कर गए। मुस्लिम लीग हमेशा प्रॉब्लम वाली थी। तो हमने पहला संविधान अपना नेहरू रिपोर्ट बनाई।
फिर 1929 में हमने पहली बार रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर को ये डिसाइड किया कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने, लाहौर सेशन था। रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को हमने पहला अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और वंदे मातरम गाया और तिरंगा फहराया। इसके बाद महात्मा गांधी ने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, जो यहाँ लिखा हुआ था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के बीच में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है आरसीटी, जिसमें कांग्रेस नहीं जाता। दूसरी आरसीटी होती है जिसमें कांग्रेस जाता है, और तीसरी आरसीटी होती है जिसमें कोई नहीं जाता। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फैसलों को मिलाकर एक नया कानून आता है जिसे बोलते हैं इंडियाज एक्ट ऑफ 1935। 1935 का अधिनियम आता है फिर, ठीक। तो 1935 का जो अधिनियम आता है वो सबसे बड़ा अधिनियम हमारे देश का होगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारा देश आज़ाद होगा 1947 में। तो उसका पूरा एक रोड मैप चलेगा, कैसे हमने क्या आज़ादी ली, हमने क्या बेसिक चीज़ें की, क्या की। तो हम 1935 का एक्ट और फिर आज़ादी तक की कहानी अगले लेक्चर में करेंगे, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ध्यान रखिए, भारत एक संविधान की पहुंच की तरफ जा रहा है। आज जो 1935 में आएगा वो आज भी हमारे यहाँ चल रहा है। 1935 को लघु संविधान बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसको हमने एज इट इज उठा लिया। तो ये थोड़ा लंबा है, बल्कि है, और समझना पड़ेगा। तो हम अगले लेक्चर में 1935 के पूरे एक्ट को तमीज़ से पढ़ेंगे, इनलार्ज करके पढ़ेंगे और ठीक से समझेंगे, तब ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हो। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, आज हम उसके आगे चल रहे हैं। कुछ बेसिक चीज़ें की थी, उसके आगे आज हम बात करेंगे। तो आप समझिए, लास्ट में जब हमने लेक्चर किया था तो वहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। हमने इंडिपेंडेंस डे अपना बना लिया था पहला 1930 में। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होना था, जिसके बारे में हमें बात करनी थी। तो जब हमने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 में डिसाइड कर लिया कि अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस को ही अपना मांग रखेंगे और इसको हम किसी के लिए नहीं बदलेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी को मौका दिया गया, आप आंदोलन जहाँ से जैसे चाहें वैसे स्टार्ट करें। मतलब आज स्टार्ट करना है आज करिए, कल करना है कल करिए, परसों करना है परसों करिए, आपके ऊपर है। आप जब चाहिए तब अपना आंदोलन स्टार्ट कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं सीधे आंदोलन नहीं स्टार्ट करूँगा, मैं पहले लोगों को समझाऊँगा, एक बार उनको वार्निंग दूँगा, एक बार उन्हें नोटिस दूँगा, मैं उनसे बात करूँगा। तो इन्होंने लॉर्ड इरविन को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए वाले, है ना। इन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा पल पल तुम्हारी याद सताती है मैं क्या करूं। तो उन्होंने उसमें ये लिखा कि भाई साहब देखिए, नमक पर कानून लगाना गलत है। आप नमक बनाने पर कर नहीं लगा सकते। नमक हम लोग मुफ्त में खाते हैं, फ्री की चीज़ पर आप टैक्स लगा दोगे तो नमक का पैसा कौन देगा। और गरीबों के लिए होता है ना, नमक रोटी खा लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, नमक फ्री होता है कायदे से। आज तो नमक भी महंगा है भाई, 60-70 रुपये में नमक आ रहा है एक ले लो, तो नमक रोटी भी फ्री नहीं रह गई अब तो उन्होंने कहा कि भाई नमक पे तो कर लगाना गलत है। बस इसी मुद्दे को इन्होंने मुख्यता से उठाया और इस मुद्दे के साथ इन्होंने क्या किया, आंदोलन। तो पहली बार इन्होंने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया। 240 मील पैदल चले थे साबरमती से डांडी तक। इसने क्या किया, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया। अंग्रेज़ों ने कहा कि ये बुढ़ा कुछ अकेले कर नहीं पाएगा, जाने दो इसको, 78 लोगों को ले जाके क्या कर। पर वो 78 रास्ते में हर जगह ग्राम चौपाल लगाता था। खाट चौपाल जो अभी वो कर रहे थे राहुल गांधी, ये खाट चौपाल महात्मा गांधी के थे। हर जगह खाट चौपाल आए, रात को अपनी आइडियोलॉजी सुनाते थे, अगले दिन पूरा गाँव इनके पीछे हो जाता था। निकले 78 लोग थे। जब डांडी में पहुँचे थे तो तकरीबन इनके नीचे पीछे 3 से 4 लाख लोग घूम रहे थे। तो अब आंदोलन बंद नहीं कर सकते थे। प्रेस मीडिया उसको कवर कर रही थी। अंग्रेज़ों को समझ में आएगा अब इसे अब छोड़ेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। ये जाते हैं चुपचाप डांडी पहुँचते हैं। अप्रैल 1930 को नमक बनाते हैं और जेब में नमक रखते हैं और कहते हैं मैंने आपका नियम तोड़ दिया, मैं बिना करके नमक बना के जा रहा हूँ। बस यहीं से कानून स्टार्ट होता है। इसके बाद मास डिफेंस चलता है। सिटीज़न टैक्स देना बंद करती है, कॉलोनियल लॉ छोड़ती है। तकरीबन 60,000 से ऊपर लोग जेल में बंद कर दिए जाते हैं महात्मा गांधी को मिलकर। इसके बाद ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है, इस मूवमेंट ने इंडिया को इंटरनेशनल अटेंशन दिलाई और ये बताया कि जो कॉलोनियल रूल है वो कितना क्रूर है, कितना खतरनाक है। बिना गलती के भी लोगों को जेल में डाला जाता है। तो जो इंटरनेशनल अचीवमेंट था कि भाई हम देश को आज़ाद कर लेंगे, हम अपनी चीज़ों को रेगुलेट कर लेंगे, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ से लोगों को ये समझ में आ गया
कि हम अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं अगर हम चाहें। अब महात्मा गांधी के इसके बाद क्या हुआ, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी, वो यहीं पे याद कर लीजिए। क्या होंगी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। कौन कौन सी? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंसेस होंगी लगातार। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगी, पहले में महात्मा गांधी नहीं जाएंगे क्योंकि कांग्रेस क्या कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट में बिजी थी। दूसरे के लिए गांधी को जेल से छोड़ा जाता है, इरविन के साथ बैठते हैं और यहाँ पे समझौता होता है। ये वही समझौते का टाइम है जब समझौते में दुनिया इनसे कहती है, पूरा देश इनसे कहता है भगत सिंह को जेल से छुड़वा लो। तो इरविन के सामने बैठते हैं जाकर और भगत सिंह को जेल से छुड़वाने की बात करते हैं। पर भगत सिंह को ना छोड़ने को वो कह देते हैं कि भगत सिंह को छोड़ के हम आपकी सारी मांगें मानेंगे। तो सब कहते हैं महात्मा गांधी को फिर उनकी मांग नहीं माननी चाहिए थी, पर इन्होंने महात्मा गांधी ने इनकी मांग मान ली और भगत सिंह को छोड़कर इन्होंने सारी चीज़ें मानी और ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। जो गांधी जी की नोटों पे फ़ोटो देखी आपने, वो इसी समय खींची थी जब इंग्लैंड गए थे दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को भी दे रहे थे, ST SC को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे। तो दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने का मतलब क्या हो जाता, अलग देश एक और मांग हो जाती मुस्लिम की तरह। तो इन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं लेने दूंगा। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के इंडिया वापस आते हैं और पुणे में इनको बंदी बना दिया जाता है आगा खान जेल में। पुणे की यरवदा जेल उसे बोलते हैं, वहाँ पर इन्हें बंदी बना दिया जाता है और वहाँ पर वो क्या करते हैं, फास्ट अनटू डेथ रख लेते हैं। मतलब मैं तब तक फास्ट रहूँगा जब तक मर नहीं जाऊँगा, ठीक, मरने तक व्रत। फिर अंबेडकर साहब आते हैं, अंबेडकर गांधी के बीच में मुलाकात होती है और गांधी और अंबेडकर इस बात पे सहमत होते हैं कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, बट हमें देश के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा। 33% का जो रिजर्वेशन है वो पूना पैक्ट में लिखा गया था। तो एक अलग देश बचने से गांधी जी बचाते हैं और पूना समझौता होता है। फिर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन सा नेता गया था? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पहले में गांधी नहीं गए, बाकी नेता गए, दूसरे में सब गए, तीसरे में कौन गया? तो कहा जाएगा तीसरे में डॉक्टर BR अम्बेडकर गए, क्योंकि उन्हें मना करना था, मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, मुझे रिजर्वेशन में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अम्बेडकर इकलौते बंदे हैं जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड में थे। इन सारी कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के बाद यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या होती है, इसके बाद देश पूरी तरह बदलता है और एक नया एक्ट आता है हमारे यहाँ। जो साइमन कमीशन गया उसकी रिपोर्ट थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जब मीटिंग हुई उसकी रिपोर्ट थी, सारे डेलीगेशन की बातें सुनी और एक बहुत बड़ा अनुच्छेद दिया जिसका नाम है अनुच्छेद 1935, इंडियाज़ एक्ट ऑफ 1935। एक बहुत प्रमुख अनुच्छेद है जो हमारे लिए यहाँ पर बनाया गया और इससे मॉडर्न डे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बहुत सारे कानून लिए गए हैं। 451 सेक्शन थे। कितने सेक्शन थे? 451 सेक्शन, 1-2 सेक्शन नहीं है, कितने थे? 451 सेक्शन थे बच्चों। इसमें 15 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 15 शेड्यूल थे। इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया पूरी तरह 1937 में। कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1937 में पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे 2 अगस्त 1935 को रॉयल एसेंट के लिए भेजा था और 24 जुलाई 1935 को इसको रॉयल एसेंट मिली थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था इंडिया के लिए जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। 1935 के जो नियम थे उसी के थ्रू हमने देश का शासन चलाया 1947 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए। तो 1935 का यह अधिनियम 1947 तक हमारी रूपरेखा बना रहा। तो 1935 का अधिनियम तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक। तो अब 1935 के अधिनियम में एक्चुअली था क्या? कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हैं भारत के संविधान में ली गई, पाकिस्तान के संविधान में, बांग्लादेश के। ये ब्लूप्रिंट है किसका? फेडरल स्ट्रक्चर का। कैसे शासन करेगा जनता द्वारा चुना व्यक्ति, पावर कैसे डिवाइड होगी, शक्ति राज्य के पास कौन सी होगी, केंद्र के पास कौन सी होगी, राज्यपाल क्या लेगा, गवर्नर क्या लेगा और मुख्यमंत्री क्या लेगा, प्रधानमंत्री क्या लेगा, ये सारी चीज़ें लिखी। न्याय कैसे चलेगा और लोक सेवा कैसे चलेगी, जो अधिकारी थे वो कैसे काम करेंगे, इन सारी की चीज़ें
इसके अंदर डाल दी गई। अब 1927 से 1930 तक आपको पता चला इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसके लिए बहुत सारा बाइकआउट हुआ। 1930 से 31 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1933 में वाइट पेपर पब्लिश हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस की बात की गई। 1935 में जॉइंट सेलेक्ट कमेटी लॉर्ड लिलिंगटन के साथ इसको फाइनलाइज कर देते। तो 1935 के एक्ट का ये प्रोसीजर 1927 में स्टार्ट हुआ रूपरेखा, 1935 में कंप्लीट हुई और 1937 में लागू हुई। जो 10 साल बाद चेंजेस की बात की गई उसे लागू करने में और 10 साल लगे। आप सोचिए कितना लेंथी प्रोसीजर हो। जो तुरंत लागू कर देना चाहिए उसको लागू करने में भी 10 साल लगे। और हम कहते हैं भारत धीरे। ठीक, अब देखिए एम्स एंड कॉन्टेक्स्ट। इंडिया की डिमांड थी, इंडिया ने क्या मांगा था? एड्रेस ग्रोइंग कॉल्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। इन्होंने शुरुआत में जो मांगते थे सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन। स्वशासन का मतलब होता है इस देश पे शासन हमारा रहेगा पर नियंत्रण किसका रहेगा? ब्रिटेन का। जैसे भूटान है, भूटान में शासन भूटान का है पर उस पर नियंत्रण किसका है? हमारा। उसके अंतर्राष्ट्रीय समझौते में हम हस्तक्षेप करते हैं। ठीक, हम क्या कह रहे हैं? अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो। यहाँ पर ब्रिटिश इंटरेस्ट, इन्होंने कहा सेफ गार्ड करेंगे ब्रिटिश इंटरेस्ट। जो अर्थव्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो इंडिया का अभी भी किसके पास रहेगा? हमारे पास रहेगा। अंग्रेजों ने कहा ये सारा कंट्रोल हमारे पास है। इसके बाद राइजिंग नेशनलिज्म। अब रिस्पॉन्स आया इसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया गांधी एंड कांग्रेस का। तो इनको ये समझ में आ गया कि अगर हमने बदलाव नहीं दिया तो देश हमसे छूट जाएगा। वी विल बाउंड टू लीव दिस नेशन। तो इसमें बदलाव की जरूरत थी। राइजिंग नेशनलिज्म। The act emerged during a period of intense nationalist agitation, including civil disobedience movement led by Mahatma Gandhi. Indian demands for self-governance were growing stronger and more organized. अब इंडियन डिमांड जो थी स्वशासन की वो और ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा अनुशासित हो गई। अब हम सेल्फ गवर्नेंस से ज़्यादा चाह रहे थे तो अब सेल्फ गवर्नेंस से और स्ट्रॉन्ग कर दिया और ऑर्गेनाइज कर दिया कि हमें स्वशासन दो, और वो स्वशासन कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाला होना चाहिए, आप हस्तक्षेप नहीं करो। ब्रिटिश क्या कह रहे थे? उन्होंने इंडिया एस्पिरेशन को माना। उन्होंने कहा आपको इकोनॉमिक इंटरेस्ट सब कॉन्टिनेंट का हमारे पास छोड़ो, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने दी कि रिफॉर्म और कंट्रोल हम इन सबको भारतीयों को दे पाएँ। बट अभी भी प्रॉब्लम क्या थी? अभी भी सेक्ट ने बहुत कुछ नहीं किया। अब ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? ऑल इंडिया फेडरेशन, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान सब एक साथ रहेगा। कितना बड़ा देश होता था। इन्होंने क्या कहा? लूज फेडरेशन कंबाइनिंग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस विद प्रिंसली स्टेट क्रिएटिंग अ यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। उन्होंने कहा प्रिंसली स्टेट जो इंडिया है और जो इंडिया ब्रिटिश इंडिया है, इनको मिला के हम पूरा एक बड़ा भारत बनाएंगे, जो कभी हो नहीं पाया। एसेशन रिक्वायरमेंट required princely state representing at least half of the population to join voluntarily। इन्होंने कहा ये तब होगा जब किसी भी प्रिंसली स्टेट, मतलब किसका? देसी रियासतों की जनसंख्या की आधी जनसंख्या हमारे साथ स्वतः जुड़ना चाहे। प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड रिलक्टेंट सरेंडर ऑटोनॉमी एंड वर्ल्ड वॉर डिसरप्टेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर आ गया 39 से, तो इस चीज़ को ये अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वरना भारत एक कर देते। फेडरेशन सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट में क्या आएगा? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और एक्सिलेस्टिक मटेरियल। अगर कोई लड़ाई झगड़ा गुंडाई है तो उसको देखेंगे। इसके कंट्रोल्ड बाय गवर्नर जनरल, मतलब कौन संभालेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और बाकी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट विद इन द लिमिट इंडियन पार्टिसिपेशन। और ट्रांसफर सब्जेक्ट किसके पास रहेंगे? भारतीयों के पास। जो इंडियन है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट को देखेंगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द गेम चेंजर। सक्सेसफुली इंप्लीमेंट एक्ट इंट्रोडक्शन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब जो प्रांत है वो पूरी तरह स्वायत्त होंगे, उन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। अगर प्रांत पे नियंत्रण नहीं होगा तो दिक्कत होगी ना। इस एक्ट ने कहा था नियंत्रण नहीं होगा। दिस एबॉलिश्ड डायरकी सिस्टम फ्रॉम 1999, ट्रांसफॉर्म्ड प्रोविंस इनटू ऑटोनॉमस विद इलेक्टेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इसने क्या किया कि जो प्रांत है वहाँ पर भी एक चुनी हुई सरकार होगी जो वहाँ के नियम कानून बनाएगी। वाइल्स्ट गवर्नर रिटेन्ड स्पेशल पावर इंक्लूडिंग वीटो इमरजेंसी प्रोविजन। फिर भी गवर्नर्स होंगे
जिनके पास विशेष शक्ति होगी, जो पावर और इमरजेंसी को देखेंगे। इलेक्टेड मिनिस्टर डे टू डे अफेयर्स देखेंगे और यही इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आज भी हमारे यहाँ यही चलता है। स्टेट में एक सरकार होती है जो ऑटोनॉमसली काम करती है, बट फिर भी केंद्र के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि हमने क्या किया है, 3 सब्जेक्ट बनाए। कौन कौन से? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के साथ हम काम करते हैं। तो यहाँ पर कोई हमसे अलग नहीं हो सकता। एबॉलिश डायरकी, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हटा दिया। अब केंद्र अलग शासन करेगा, राज्य में अलग लोग रहेंगे। ऑटोनॉमस यूनिट, प्रोविंस ऑटोनॉमस हो गए। यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नर, अब सरकार रहेगी। गवर्नर को स्पेशल ताकत दे दी गई। मिनिस्टर फिर भी अफेयर संभालेंगे। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस ने सरकार बनाई। 8 में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार थी। कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें से 8 में कांग्रेस जीती और उसने अपनी सरकार बनी। ठीक, कितने थे टोटल प्रोविंस? 11। कांग्रेस कितने पे जीती? 8 में। और 73% कांग्रेस का सक्सेस रेट था। 73% इसका सक्सेस रेट था उस टाइम पे। इसके बाद फेडरल लिस्ट, 59 आइटम्स थे। डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवे, करेंसी अंडर द सेंट्रल कंट्रोल। उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट, 54 आइटम इंक्लूडिंग पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट। ये किस में थे? प्रांतीय सूची में। कंकरेंट लिस्ट 36 आइटम थे, दोनों में, फेडरल और प्रोविंशियल में। रेजिडरी पावर, मैटर्स नॉट कवर्ड बाय एनी लिस्ट। ये जो मैटर हैं किसी और लिस्ट में नहीं थे। रिमेन्ड विद द गवर्नर जनरल इंश्योरिंग अल्टीमेट ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एमर्जिंग इश्यूज। यहाँ पर क्या था? अल्टीमेट ब्रिटिश कंट्रोल था। अदर इमर्जिंग इश्यूज़ में अगर और कोई इमरजेंसी आती है तो वहाँ पर कौन? अंग्रेज चीज़ों को संभालेंगे। फेडरल लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, काउंसिल ऑफ स्टेट। अपर हाउस होगा जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स का होगा। ये प्रिंसली स्टेट्स को नॉमिनेशन के थ्रू देखेंगे। प्रिंसली स्टेट्स में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा अपर हाउस होगा जो, वहाँ पर कुछ बंदे नॉमिनेटेड आएंगे प्रिंसली स्टेट से। जो प्रांतीय राज्य, जो देसी रियासत है, उनके मामले देखिए। देसी रियासतों में तो चुनाव होते नहीं, वहाँ से कुछ चुने लोग केंद्र सरकार में बैठेंगे। इसके बाद फेडरल असेंबली, लोअर हाउस, बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन होगा। इंडिया पार्टिसिपेट करेगा इसके लिए। इसमें जो आज भी हमारा लोअर हाउस है, जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, उसमें कौन पार्ट लेता है? हम लोग। हम चुनाव लड़ाते हैं। राज्यसभा में कौन होते हैं? आज भी नॉमिनेटेड लोग होते हैं। तो 1935 के अधिनियम को तो हमने कॉपी किया पूरी तरीके से। इसके बाद इलेक्टोरेट एक्सपेंशन। अब 30 मिलियन लोगों को, मतलब 3 करोड़ से ऊपर लोगों को चुनाव का अधिकार मिल गया। 10 से 14% लोग अब वोट दे सकते हैं। वोटिंग राइट, प्रॉपर्टी ओनरशिप और टैक्स पेमेंट के साथ मिला। जो प्रॉपर्टी रखते हैं और जो कर भरते हैं, सिर्फ वो चुनाव में भाग ले सकते थे। रिटेन द कंट्रोवर्शियल सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इन्होंने अभी भी सिख, मुस्लिम और अदर कम्युनिटीज़ के सेपरेट इलेक्टोरेट को एज इट इज़ जीवित रखा कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। और क्या हुआ इस समय? 1935 के एक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसे उस टाइम पे क्या बोला जाता था? फेडरल बैंक। इसके बाद फेडरल कोड बनाया गया। 1937 में फेडरल कोड बनाया गया, जिसने बाद में सुप्रीम कोर्ट का रूप लिया। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल प्रोविंशियल जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी परीक्षाएं ले सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ये 1935 के अधिनियम से ही हमारे सामने आई। ठीक, बर्मा हमारे देश से अलग कर दिया गया। ठीक, एडेन हमारे यहाँ से अलग कर दिया गया, इसको भी सेपरेट कर दिया गया। सिंध को भी हमने यहाँ से बिल्कुल अलग कर दिया, और उड़ीसा को भी हमने यहाँ से अलग कर दिया। हमने क्या किया? इन सबको बिल्कुल अलग अलग कर दिया यहाँ से। इसको हमने क्रिएट किया, इन सबको अलग करके। इसको हम बिल्कुल नहीं बदल सकते थे, पूरी तरीके से अलग कर दिए गए यहाँ से। इनको हमने इसका भाग अब नहीं छोड़ा। ठीक, इसके बाद ब्रिटिश सेफगार्ड एंड कंट्रोल। अब इस एक्ट ने गारंटी दी ऑटोनॉमी को, एक हाथ में, और दूसरे हाथ में अपने हाथ में कंट्रोल रखा। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहे? गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर। इनको ओवरराइड करने का पावर मिला। ठीक है, जो इंडिविजुअल जजमेंट और वीटो अथॉरिटी को देखते थे। इसके बाद रिजर्व सब्जेक्ट थे डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड फाइनेंस। हैवली किसके हाथ में रहा? ब्रिटिश सरकार के हाथ में। वित्त वगैरह किसने रखा? ब्रिटिश सरकार ने। इमरजेंसी प्रोविंस, स्पेशल पावर टू सस्पेंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इनके पास क्या था? विशेष अधिकार था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे जो इमरजेंसी के टाइम पे इन चीज़ों को रेगुलेट करते थे। इसके बाद
रेसिपिटेशन एंड क्रिटिसिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिस्पॉन्स किया, इन्होंने कहा इनएडिक्वेट है, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए वरना हम काम नहीं करेंगे, तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता दो वरना ना जाओ। कांग्रेस ने इलेक्शन जीता, पर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई और भारतीयों से पूछे बिना भारतीयों को वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2 साल में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये लोग किस पे चले गए? अपने देश की आज़ादी पर। मुस्लिम लीग इसलिए नहीं आई क्योंकि इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, मुस्लिम जहाँ पे बहुत थे, और अलग नेशन बनाने का मांग नहीं दी। ब्रिटिश डाई हार्ड्स है ना, कंजर्वेटिव लाइक विंस्टन चर्चिल ने अपोज किया है ना, और इन्होंने कहा कि ये पावर इंडिया को देना थोड़ा खतरनाक होगा। ओवरऑल असेसमेंट क्या है? कंजर्वेटिव रिटेनिंग ब्रिटिश कंट्रोल, येट इन्होंने कहा ब्रिटिश डाई हार्ड सेटिस्फाइंग नीदर इंडियाज नेशनलिस्ट नॉट ब्रिटिश। कह रहे जो कानून है इसने ना भारतीयों को संतुष्ट किया ना अंग्रेजों को, ये कानून ही गलत है, ये नहीं बनना चाहिए था। इनएडिक्वेट सेफगार्ड, मुस्लिम लीग को कुछ दिया नहीं, क्या रिप्रेजेंटेशन इशूज आज भी थे हिंदू और मेजोरिटी के, और फ्यूचर इम्प्लीकेशन इसमें बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि मुस्लिम लीग लगातार क्या चाह रही थी कि हमको अलग नेशन दिया जाए। चर्चिल ने ये कहा कि ये किसी के भी इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करती, विंस्टन चर्चिल इसके खिलाफ थे, इनको लगा कि ये बनना ही नहीं चाहिए था, ये कानून बिल्कुल गलत है, इसको हमें हटाना चाहिए। अब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेपिंग स्टोन, इसने क्या किया? भारत के संविधान की नींव रखी। ये पहला अधिनियम है जिसने भारत के संविधान की नींव रखी। राज्य कैसे काम करेगा, केंद्र कैसे काम करेगा, फेडरल कोड कहाँ होगा, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में इसने यहाँ पे समझाया। अब प्रैक्टिकल गवर्नेंस एक्सपीरियंस क्या थे? लर्निंग ग्राउंड, इसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया सरकार को। प्रोविंशियल लेवल पे जब सरकार गई, इंडियन लीडर्स गए, उन्होंने काम किया तो उन्हें पता चला सरकार कैसे चलती। भाई 8 प्रोविंस में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो उन्होंने वहाँ पे सरकार बना के काम करना सीखा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो अडॉप्ट किए गए एंड एक्सपेंडेड देयर इंडिपेंडेंस, उसने क्या किया? इनकी आज़ादी को बढ़ा दिया। इसके बाद डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, इनेबल्ड इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड मैनेज प्रोविंशियल अफेयर्स, बिल्डिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब इन्होंने क्या किया? गवर्नेंस बनाई, सरकार बनाई, और क्या किया? लोकतांत्रिक रूप से सरकार को चलाया। तो इनको पता चला आने वाले टाइम पे लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार से काम करेगी, ये चीज़ें यहीं से सीख गए। ठीक, ये बेसिक चीज़ें इन्होंने यहाँ से सीख ली। अब 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इससे बहुत कुछ लिया। क्या लिया? पहला फेडरल स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्टेट में कैसे शक्ति बटेगी वो हमने लिया। यहाँ पे क्या था? रिजर्व लिस्ट, स्टेट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। हमने क्या बनाया? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। रिजर्व नहीं बनाई, कंकरेंट बना दी हमने। ठीक, इसके बाद यहाँ पर यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट हमने बना दी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बना दिया। सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर और कमीशन भी इन्हीं से हमने उठा लिया। एमरजेंसी प्रोविजंस भी हमने इसी से उठा लिए। तो हमने यहाँ पर बेसिक चीज़ें बढ़ाई घटाई नहीं, हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ों को और स्ट्रेंथन कर दिया। इसके बाद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दिस एक्ट ने बहुत कुछ दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर होता नहीं तो साउथ एशियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आज नहीं होती। 1935 के अधिनियम ने भारत को संविधान बनाने की रूपरेखा दी, भारत को बताया भारत का संविधान किस प्रकार बन सकता है और भारत का संविधान किस प्रकार का होना चाहिए। तो फेडरल स्ट्रक्चर हमने यहाँ से उठाया, पावर डिवीज़न यहाँ से उठाई, जुडिशियल सिस्टम हमने यहाँ से उठाया, ये सारी बेसिक चीज़ें हमने यहाँ से उठाई। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना, 1956 में पाकिस्तान का और 1971 में बांग्लादेश का। इन तीनों ने 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीज़ें उठाई। ये 1935 का एक्ट जब हमने लिया तो ये क्या था? एक डीप स्टोन था जिसने भारतीय संविधान को बहुत आगे बढ़ाया और इसी की रूपरेखा के साथ भारत का संविधान लगातार आगे बढ़ता गया। और भारत के संविधान में 1935 की स्थायित्व को लाने के कारण आज भी भारत का संविधान पूर्णतः कार्य करता है। आज भी हमारे संविधान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी अच्छी चीज़ें उठाई और इसमें जो लूप होल्स थे उनको इम्प्रूव किया और एक बेहतर संविधान हमें बना के दिया। इसके बाद जब ये 1935 का एक्ट बन गया तो उसके बाद गांधी जी को जब वर्ल्ड वॉर आई तो गांधी जी ने देश आज़ाद कराने की कोशिश की और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, डू और डाई का स्लोगन दिया। लोग जागे, बहुत बुरी तरह इसको सरप्रेस किया गया, पर बाद में 1947 में हमारा देश पूर्णतः आज़ाद हो गया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर अगर नहीं होती तो भारत शायद आज़ाद ना होता। लॉर्ड माउंटबेटन बाद में आए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम टेंशन को ख़त्म करने के लिए क्या किया? भारत पाकिस्तान डिवाइड कर दिया और तकरीबन 10 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इधर उधर हो गए।
यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें थी जो आपकी ख़त्म होती हैं। 1919 से 1947 तक पहले हमारा वॉर चला, फिर नेशनलिज्म आया, गांधी का विज़न आया, और उसके बाद हमने अपनी देश की आज़ादी जीत ली और हमारा देश हो गया आज़ाद। ठीक, यहाँ पे हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का चैप्टर 1